देश मना रहा नेताजी की 126वीं जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम धामी ने अपने आवास पर दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी बोले, महानायक के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी ने की बातचीत। सीएम धामी ने कहा, जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील। हम लगातार जोशीमठ की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। देवभूमि उत्तराखंड में जैविक खेती को मिल रहा बढ़ावा। राज्य सरकार की तरफ से जर्मनी की आईफॉर्म कंपनी के साथ एक एमओयू किया गया साइन। सरकार का लक्ष्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। देहरादून में मचा हड़कंप। एक घर में युवक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैली। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। और देवभूमि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताया अनुमान, अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश बर्फबारी होने की संभावना। पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का। सबसे पहले बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि देश अपने महान और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहा है। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर बातचीत की है। सीएम धामी ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। जोशीमठ को लेकर जो भी बेहतर है वो सब प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ में मकानों के धंसने की घटना के बाद से प्रदेश सरकार लगातार मुहिम में जुटी हुई है और प्रभावितों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर अधिकारी हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है, उस वे को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जर्मनी के आईफॉर्म कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जैविक कृषि के क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाया। उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा वन, नदी और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जबकि राज्य में मौजूदा समय में 34% खेती प्राकृतिक खेती के रूप में की जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि जैविक खेती को साल 2025 तक 50% किया जा सके। इसके लिए राज्य में 6400 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने जिस कंपनी के साथ एमओयू किया है वो 2 दिन की कार्यशाला के बाद प्रदेश के किसानों को हरियाणा में प्रशिक्षण देने का भी काम करेगी, जबकि राज्य सरकार जैविक खेती के उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए 423 आउटलेट भी खोलने वाली है, जिससे जैविक खेती उत्पादों को बिना बिचौलियों की भूमिका से बेचा जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और उसी के तहत जर्मनी की कंपनी से एमओयू साइन किया गया है, जिससे प्रदेश जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ पाए। ये हमारी प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में और जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूँकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है। इसको और बढ़ाने के लिए
अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और कृषि हमारा चूँकि पहले से ही एक कृषक और कृषि अन्नदाता के रूप में जाने जाते रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में हम 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी गई इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक एमओयू किया है। उत्तराखंड के देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के रेसकोर्स स्थित एक घर में एक युवक और युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले की एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 25 वर्षीय युवक राहुल और शिल्पा का राहुल के घर में शव मिला है। इस मामले में पॉइजन इंजेक्शन इंजेक्ट करके सुसाइड की बात सामने आ रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक युवक मैक्स अस्पताल में काम करता था। कुछ साल पहले युवक युवती एक मेडिकल शॉप में काम करते थे। आपको बता दें कि बीती रात युवती अपने मायके MDDA कॉलोनी से मृतक के घर आई थी। मामला प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल इस मामले को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी। सूचना आई थी नेहरू कॉलोनी में कि एक घर में एक लड़का और लड़की द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची है, फील्ड यूनिट की टीम है, फोटोग्राफी की गई है और उसके बाद अब बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और लड़का वहीं पर रहने वाला, लड़की कहाँ की है, इसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और बाकी पूछताछ के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उस आधार पर कार्रवाई की। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों के लिए अगला एक सप्ताह मौसम के लिहाज से भारी पड़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। वहीं 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार है। मौसम विभाग ये मिजाज 29 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि सोमवार रात से एक बार फिर से पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके चलते मैदान से लेकर के पहाड़ तक बारिश होगी। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी के भी आसार हैं। उन्होंने बताया कि बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी जोरदार सर्दी पड़ने वाली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को राजस्थान के जालौर जनपद में स्थित ऐतिहासिक नगरी भीनमाल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने नीलकंठ महादेव और वराह मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। नीलकंठ महादेव और वराह मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दोनों मंदिर में पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। और ये तस्वीर जब वो पूजा अर्चना करते दिखाई पड़े, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान प्रदेश की खुशहाली की कामना भी भगवान के दर पर की। और चलिए बात करेंगे मां गंगा की। वो गंगा जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, वो गंगा जिसका स्थान महादेव के शीश पर है, वो गंगा जो ना जाने कितने ही पापों का नाश कर देती है, उसे अब प्रदूषित किया जा रहा है। जिस पुण्य नगरी को भगवान शंकर की जटाओं से निकली पतित पावनी गंगा के नाम से जाना जाता है, उसी गंगा में फूल नहीं बल्कि खून की धारा बहती देखा जा सकता है। चारों धाम करने का प्रथम स्थान है। हरिद्वार धर्मनगरी है, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए आस्था का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। अभी तक तो मां गंगा के किनारे केवल शराब की बोतलें देखने को मिलती रही, लेकिन आज बेजुबान जानवरों को बड़ी रहमी के साथ, यानी कि बड़ी बेरहमी के साथ मारकर उनका खून बेकार मांस गंगा में बहाकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी आस्था को कुचला जा रहा है। यह काम राम चौक से दुर्गा चौक के बीच बेखौफ किया जा रहा है। प्रशासन भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक टारगेट बनती रहेगी हिंदुओं की आस्था, आखिर कब तक की जाती रहेगी हिंदू आस्था पर इसी तरह से चोट। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आप मां गंगा की तस्वीरें आप देख रहे थे और उस पर हमने दिखाया कि किस तरीके से वहां पर खून बहता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। बड़ा सवाल ये है कि बेजुबान जानवरों का खून गंगा में आखिर क्यों बह रहा है और क्यों इस तरीके से मां गंगा को दूषित किया जा रहा है। मां गंगा वो गंगा जिसमें हम सभी डुबकी लगाते हैं और ये कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से आपके सभी पापों का नाश होता है। ऐसे में हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु मां गंगा को इस तरीके से दूषित करना कितना उचित है और प्रशासन और सरकार इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ये वो सवाल है जिनका जवाब अब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इसीलिए ये खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से मां गंगा को न केवल दूषित किया जा रहा है बल्कि हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसीलिए इन तस्वीरों को हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, आपको विचित्र भी कर सकती हैं। इसीलिए पूरी तरह से इन तस्वीरों को आपको हम नहीं दिखा रहे हैं, ब्लर करके इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले पर आखिर कब संज्ञान लेंगे और कब तक इसी तरीके से हिंदुओं की आस्था पर गंभीर चोट होती रहेगी। उत्तराखंड के पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने स्थानीय कांग्रेस नेता और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पंतनगर पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मारपीट करने वाले कांग्रेसी नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामला आरटीआई से मांगी गई सूचना को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला जोशियाड़ा झूला पुल माघ मेले के दौरान मेलार्थियों से जबरदस्त तरीके से झूल रहा है। आपको बता दें कि क्षमता से अधिक मात्रा में, यानी कि जो क्षमता है उस क्षमता से अधिक मात्रा में लोग यहां पर आवाजाही कर रहे हैं और किसी भी समय बड़े हादसे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिसकर्मियों की तरफ से दोनों तरफ रोका जा रहा है, लेकिन क्षमता से अधिकांश चलने पर पुल के दोनों किनारे झूल रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहेंगे तो। इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके से गुजरात के मोरबी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था और इसी तरीके से एक झूलता हुआ जो पुल है वो नदी में जा समाया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि यहाँ लोग लापरवाही क्यों बरत रहे हैं और मोरबी हादसे से किसी तरह का कोई सबक लेते हुए लोग दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि तमाम तरह के जो एहतियाती कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, लोगों को बताया भी जा रहा है, समझाया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, आवाजाही पर रोक भी लगाई जा रही है। उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं और क्षमता से अधिक लोग इस पुल पर चल रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुल यहाँ पर झूलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो खतरा ये बना हुआ है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उत्तराखंड के बागेश्वर उत्तरायणी कार्तिक मेले में सैर सपाटे के लिए चलाई जा रही हेली सेवा विवादों के कारण बंद हो गई है। बागेश्वर में हेलीकॉप्टर से हेली सेवा के लिए संचालन में पुलिस के कर्मचारियों पर लोकल अखबारों और सोशल मीडिया साइटों में चल रहे तरह तरह के आरोपों के चलते और हेली सेवा को एसपी बागेश्वर ने मजबूरन बंद करा दिया। आपको बता दें कि बागेश्वर उत्तरायणी कार्तिक मेले में हेली सेवा संचालन में पुलिस के कर्मचारियों पर लगे भ्रामक आरोपों का खंडन करते हुए एसपी बागेश्वर हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि लोकल स्तर पर काफ़ी खबरें चल रही हैं कि हेली सेवा की परमिशन थी तो कैसे रोक दिया गया। बागेश्वर में हेली सेवा के संचालन के लिए कुछ शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई थी। सुरक्षा की कमी को देखते हुए हेली सेवा को बंद करा दिया गया। जब उसमें जो है हमारा बात हो गई, जो हमारी जो है प्रशासन से भी बाद में उसमें बात हो गई थी, तो उसके बाद उसमें जो है अगले दिन उसको चालू करने के लिए जो है वो परमिशन दे दी गई थी। तो इसमें लोगों को मतलब जो है काफ़ी न्यूज़ ये चलाई गई कि जब परमिशन ऑलरेडी थी तो वो कैसे रोक दिया ये वो।
तो उसमें मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि परमिशन जो होती है कोई भी, वो उसको जो है एब्सोल्यूट परमिशन नहीं होती है, उस परमिशन की कुछ शर्तें होती हैं। तो उसमें पुलिस का पूरा मैंडेट है कि अगर उसमें वो सुरक्षा के जो नियम हैं, अगर उनको जिन शर्तों पर परमिशन दी गई है अगर वो वायलेट करते हैं तो वो परमिशन जो है परमिशन वैलिड नहीं रह जाती जब तक वो सारी चीज़ें जिन पर परमिशन जो है दी गई थी, कंडीशंस दी गई थी, अगर वो फुलफिल ना हो। तो हमारे यहाँ पे जैसे उत्तरायणी में इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो भगवान न करे अगर कोई सुरक्षा में कमी आए तो वहाँ पे लाखों लोगों की जो है जान का सवाल है। तो उसको देखते हुए उसमें जो है उसको सुरक्षा के जो हमारे प्रावधान है उनको पूरा करने के लिए उनसे बातचीत के लिए उनको बुलाया गया था। यहाँ से सीओ के निर्देशन में इंस्पेक्टर जो कोतवाली हैं और एसओजी की टीम को भेजा गया था यहाँ से। तो उसके बाद जब वो वहाँ पे उनको 4 बजे के आसपास बंद कराया गया था, 4:30 तक की उनकी परमिशन थी, आधे घंटा पहले जो है वो रुका। कुछ लोगों को उसमें इनकन्वीनियंस भी हुई, तो उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 1.5 लाख लोगों की जो सुरक्षा है। उत्तराखंड के विकासनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब विकासनगर चक्राता बर्फ देखने आए पर्यटकों का वाहन खाई में गिरने से 4 लोगों के घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ जब उत्तराखंड घूमने आए पर्यटक की कार अचानक से खाई में जा गिरी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे और हल्द्वानी पहुंचने पर अखिलेश यादव का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से जोशीमठ आपदा के बारे में बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी केदारनाथ में संकट आया था, उससे कोई सबक नहीं लिया गया। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति उनके साथ आप यहां पर देख रहे हैं और प्रदेश सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जोशीमठ में जिस तरीके से जोशीमठ दरक रहा है, लोगों के घरों में, सड़कों पर दरारें आ रही हैं, तमाम जो भूवैज्ञानिक हैं, तमाम जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोगों को चेता रहे थे, सरकार को चेता रहे थे, बता भी रहे थे। उसके बावजूद भी समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उत्तराखंड के रामनगर में शनिवार को ग्राम पीरू मदारा में स्थित एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते किशोरी की हुई मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर रविवार को स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगने के बाद रामनगर और ग्रामीण क्षेत्रों ने, आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में मासूम और गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। सभी अपने क्लिनिक बंद करते हुए फरार हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि ग्राम पीरू मदारा स्थित भगतपुर मड़ियाल की रहने वाली 16 वर्षीय दीपिका नेगी को पीलिया की शिकायत होने के बाद मरीज उसका जो परिजन है उसको इलाज कराने के लिए पीरू मदारा में स्थित डॉक्टर बंगाली क्लिनिक पर लेकर गए थे और परिजनों का ये आरोप है कि क्लिनिक पर मौजूद डॉक्टर ने इस किशोरी को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। मामले में रविवार को तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी, पुलिस चौकी इंचार्ज संयुक्त रूप से बंगाली क्लिनिक पर पहुंचे और उन्होंने इस क्लिनिक में भारी अनियमितताएं पाते हुए सील कर दिया। इसके साथ ही टीम ने डॉक्टर बंगाली के बराबर में बैठे एक और झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज हम लोगों ने 2 क्लिनिक सील किए हैं। उनमें तो एक वही बंगाली डॉक्टर जो है झोला छाप, उसका क्लिनिक सील किया गया है और उनका पहले भी उनका क्लिनिक के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, बंद किया गया था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, क्योंकि उनके पास वैद्य वाला दस्तावेज उपलब्ध था, लेकिन वो अंग्रेज़ी दवाइयों का और इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लिखित में दिया था कि आगे से वो नहीं करेंगे और उनको अनुमति दे दी गई थी। लेकिन कल जो घटना घटित हुई है उसके क्रम में आज फिर जब उनका यहाँ पे देखा गया तो वो फिर से वही प्रैक्टिस में आ गए थे। इंजेक्शन, पट्टी वगैरह का सामान भी वहाँ पे मिला, ड्रिप वहाँ पे टंगी हुई थी और जो कि जिसके लिए वो वैलिड नहीं है उनके लिए ये,
और उनके खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से 10,000 का। बसंत पंचमी का त्योहार नजदीक है। ऐसे में हरिद्वार की कई दुकानों पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है और इस कारण हरिद्वार में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों और प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को चाइनीज मांझे को खरीदने और दुकानदारों को बेचने के लिए मना किया गया है, मगर इसके बावजूद भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। चाइनीज मांझे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क पर लोग उतरे हुए हैं और लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे से आगाह भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे के चलते हरिद्वार में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक 4 साल की बच्ची भी चाइनीज मांझे के कारण घायल हो गई, जिसके लिए स्थानीय लोगों और प्रशासन की तरफ से चाइनीज मांझे को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए खटीमा में उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने नगर पालिका के सामने एक दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक होने की सूचना प्राप्त होने के बाद उप जिला अधिकारी, तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की टीम की तरफ से संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक से बनाए हुए ग्लास और अन्य सामान पाए गए। उस पर कार्रवाई करते हुए उप जिला अधिकारी ने चालान काटा और इस दौरान स्थानीय व्यक्ति और उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार से का चालान काट दिया। साथ ही उप जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कोई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हुए पाया गया तो इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। चलिए उठाइए सामान। आपको बता दें कि देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। इसके बावजूद भी उत्तराखंड के खटीमा में लगातार दुकानदार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इस बात की सूचना संबंधित विभाग को मिली उसके बाद वो इस दुकान पर पहुंचते हैं दलबल के साथ और इस पर छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हैं, जिसमें भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक को बरामद किया गया है और चालान भी किया गया दुकानदार का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसे कोई और दुकानदार भी इस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में लाते हुए या फिर उनको बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। दुकान है यहाँ पर नगर पालिका के ठीक अपोजिट में और मनीष इनके प्रोपराइटर हैं। इनके द्वारा यहाँ पर जांच की गई तो काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हमें मिले हैं, जिसको हमने जब्त कर लिया है और नियमानुसार इनके ऊपर हम 1 लाख रुपये का जुर्माना आरोपित कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि अब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक टोटली बैन है उत्तराखंड में, तो उसका हम अनुपालन करवा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि किच्छा पुलिस ने एक आरोपी को अपने घर में अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर से अवैध रूप से की गई अफीम की पैदावार को नष्ट कर कब्जे में ले लिया। आपको ये भी बता दें कि किच्छा कोतवाली के अंतर्गत कलकत्ता फार्म चौकी क्षेत्र में आरोपी कुलदीप सिंह की तरफ से घर के आंगन में अफीम की खेती की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर किच्छा पुलिस की टीम ने छापेमारी कर आरोपी कुलदीप सिंह को दबोच लिया। किच्छा पुलिस ने हरे पौधे को उखाड़कर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम ने मौके से करीब 9 किलो अफीम के हरे पौधे बरामद किए। एसपी सिटी मनोज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की ओर से अवैध रूप से अफीम की खेती कर करीब 3 से 4 किलो अफीम पैदा करने की योजना बनाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले में आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए सीएम धामी सख्त निर्देश भी दे चुके हैं कि देवभूमि को 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाया जाएगा, जिसके तहत सीएम धामी पुलिस प्रशासन को चेकिंग अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देशित भी कर चुके हैं, जिसके तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड के किच्छा का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसको जेल भी भेज दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं आरोपी को, पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी, और पुलिस प्रशासन की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अफीम की खेती करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि अपने घर में अवैध रूप से इसने अफीम की खेती को उगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस आरोपी को धर दबोचती है। पुलिस इसे अपने लिए एक बड़ी कामयाबी मान रही है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर लगातार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्छा पुलिस को मिली है, जिसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में अफीम की खेती की एक खेप हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें लगभग 9.25 किलो पौधे हम लोगों ने हरे पौधे बरामद किए हैं। इन पौधों से यदि अफीम बनाई जाती तो उसमें कम से कम 3 किलो अफीम इससे बन सकती थी और ये अफीम के अलावा बाकी भी इस पौधे के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नशे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इस प्रकार से बड़ा खुलासा किया गया है और इसमें और भी क्षेत्र में जानकारी की जा रही है इनके संबंध में और साथ में अपराधी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं। इनका एनालिसिस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी हम लोग जुटा रहे हैं कि ये लोग कब से इस व्यवसाय में थे और कितना पैसा और कितनी संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में हर बिंदु पे इसमें कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि नशे के संबंध में यदि कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो उत्तराखंड पुलिस ऐप है हमारा मोबाइल पर जो अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS दोनों पर। इसमें एक टैब है, उसके ऊपर आप अपनी सारी सूचनाएं नशे से संबंधित दे सकते हैं और आपका नाम पता गोपनीय रखा जाए। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में नदी किनारे मृत मिले युवक की मौत का राज लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस की पूछताछ में पत्थर से युवक का सिर फोड़कर हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया है। जनपद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक 13 जनवरी को यमकेश्वर स्थित ग्राम सिगड्डी में नदी किनारे युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। 16 जनवरी को मृतक के भाई चमन लाल ने राजस्व पुलिस को घटना की जानकारी देकर हत्या की आशंका जताते हुए विक्रम सिंह पर शक जाहिर किया। गंभीर मामला होने की वजह से राजस्व पुलिस ने 19 जनवरी को यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। एसएसपी श्वेता चौबे ने तत्काल मामले के खुलासा को लेकर लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी विनोद गुसाई को निर्देशित किया, जिसके बाद पुलिस ने विक्रम सिंह को हरियाणा के जगाधरी से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले में आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। 16 तारीख को यमकेश्वर राजस्व चौकी में वादी चमनलाल द्वारा अपने भाई की हत्या का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था और चूंकि मामला संवेदनशील व गंभीर प्रकृति का था, इस वजह से इसे राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया। थाना लक्ष्मण झूला में मेरे द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही सुराग रसी, पता रसी और सर्वेलांस के माध्यम से जो इसका मुख्य अभियुक्त था जिसने मृतक की हत्या की थी, उसको कल देर रात्रि जगाधरी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और टीम द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया। इस वजह से इनको 2500 का इनाम दिया गया है और अभियुक्त को आज जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।